Hello everyone, this is Afreen from Aspire Academy and today we are going to discuss class 10th topic और हमारे टॉपिक का नाम है सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि ये लाइफ प्रोसेस यूनिट से बिलोंग करता है एंड दिस वी विल कवर अप रेस्पिरेशन। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं रेस्पिरेशन के बारे में, ठीक है। ऑलरेडी न्यूट्रिशन चैप्टर हमने कवर अप कर लिया है जो कि लाइफ प्रोसेस का ही पार्ट था, ठीक है। सो सब टॉपिक विच वी आर गोइंग टू डील टुडे वो है रेस्पिरेशन एंड इट्स टाइप, ठीक है। तो हम आज पढ़ेंगे रेस्पिरेशन क्या है, हाउ डज इट फंक्शन, कैसे रेस्पिरेशन हमारे बॉडी के लिए हेल्पफुल है, किस तरह से डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर रेस्पिरेशन का प्रोसेस चलता है, टाइप्स क्या क्या होते हैं रेस्पिरेशन के। तो ये सब चीज़ें हम आज कवर अप करने वाले हैं, ओके। सो फॉर दिस सबसे पहले तो हमें इस चैप्टर को रिलेट करना होगा न्यूट्रिशन से। जैसे कि हमने देखा लाइफ प्रोसेस जो टॉपिक आपने पढ़ा था, ठीक है, लाइफ प्रोसेस के अंदर क्या क्या आता है, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड देन एक्सक्रीशन। तो हम लोग आज सब टॉपिक सेकेंड वाले पढ़ने वाले हैं, दैट इज रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, न्यूट्रिशन सब एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें देखना होगा कि हाउ रेस्पिरेशन इज लिंक्ड टू न्यूट्रिशन, ठीक है। बिकॉज विल सी कि बिना फूड के हमें एनर्जी नहीं मिलता है, ठीक है। दैट मीन्स हमें फूड क्यों चाहिए, वाई वी नीड फूड, बिकॉज ऑफ टू गेन एनर्जी। एंड अगर आपने रिकॉल करते हो प्रीवियस जूनियर सेक्शन से पढ़ते आ रहे हो, फूड गिव्स अस एनर्जी, ठीक है। हाउ फूड गिव्स अस एनर्जी, कैसे, आखिर क्या होता है फूड के साथ कि वो एनर्जी प्रोवाइड करने लगता है, ठीक है। वो सब चीज़ें आज हम देखने वाले हैं। बिकॉज डाइजेशन जो पूरा न्यूट्रिशन का चैप्टर है जिसमें डाइजेशन होता है और रेस्पिरेशन इंटरलिंक्ड है, या बोलो आगे का कंटिन्यूएशन का प्रोसेस है, बिकॉज विदाउट न्यूट्रिशन आगे का रेस्पिरेशन नहीं हो सकता है। तो लेट्स सी फर्स्टली फूड, ठीक है। फर्स्टली हम देखते हैं फूड क्या है। व्हाट फूड, नॉर्मली हम लोग फूड खाते हैं लाइक रोटी, चपाती, दाल, एवरीथिंग वी आर ईटिंग, ठीक है। जंक फूड भी खाते हैं। सो फूड के अंदर भी सारी चीजें आ जाएंगी जो चीज हम खाते हैं, ठीक है। सो दैट इज फूड। विदाउट फूड यू कैन नॉट गेन एनर्जी, ठीक है। सो फूड इज देयर, खाना आपने खा लिया, ठीक है। हम लोग फूड खाते हैं तो व्हाट हैपेंड विद द फूड, क्या होता है उस फूड के साथ। पहला प्रोसेस है डाइजेशन, ठीक है, ठीक है। डाइजेशन ऑफ द फूड में क्या होता है, ब्रेकिंग डाउन ऑफ द फूड पार्टिकल्स इनटू द सिंपलर फॉर्म, छोटे छोटे पार्टिकल्स में। लाइक आपने देखा अगर दिस इज चपाती, रोटी है, चावल है, दाल है, तो वो बिगर मॉलिक्यूल्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट होता है उसमें, प्रोटीन होता है, विटामिन होते हैं, मिनरल्स होते हैं। सो वेरियस टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स आर प्रेजेंट इन आवर डाइट। हम सब जो खाना खाते हैं उनमें बहुत तरह तरह के न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ठीक है। सो फूड जो हम खाते हैं, द ब्रेकिंग डाउन ऑफ द फूड टेक्स प्लेस बाय द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। बिना डाइजेशन के आगे का प्रोसेस कंटिन्यू नहीं होगा, ग्लूकोज नहीं बनेगा, एनर्जी नहीं बनेगा। सो फर्स्टली डाइजेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो आप खाते हो वो ब्रेक डाउन करके सिंपलर फॉर्म में चेंज होना बहुत ज़रूरी है। सो आफ्टर द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, जो कि इन डिटेल वी हैव कवर्ड इन न्यूट्रिशन चैप्टर, ठीक है, न्यूट्रिशन चैप्टर में हमने कवर अप कर लिया है, यू कैन गो थ्रू इट, आप उसको रेफर कर सकते हो सो दैट यू कैन रिकॉल। सो डाइजेशन ऑफ द फूड टेक प्लेस, फूड डाइजेस्ट हो गया, आपके स्टमक में डाइजेशन स्टार्ट होता है, वैसे तो माउथ में, आगे का प्रोसेस स्टमक में गया, इंटेस्टाइन में फाइनल कंप्लीट, स्मॉल इंटेस्टाइन में फाइनल कंप्लीट डाइजेशन हो गया। उसके बाद क्या होता है, द फूड आफ्टर डाइजेशन ब्रेक डाउन एंड चेंजेस इनटू ग्लूकोज, ठीक है, जो कि सिंपल कार्बोहाइड्रेट है। ये सिंपल प्रोडक्ट सिंपलर कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में, या सिंपल शुगर आप बोल सकते हो, ठीक है, सिंपल शुगर में कन्वर्ट हो गया आफ्टर डाइजेशन आपका फूड। फाइनली दैट ग्लूकोज फर्दर आगे और इनमें ब्रेक डाउन होगा, दैट मीन्स और सिंपलर फॉर्म में वो चेंज होगा बाय ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में क्या होता है, योर ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स जो है, फूड मॉलिक्यूल, फूड का जो सिंपलर फॉर्म है वो अब ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है, कंबाइन करके क्या होगा, अब आगे एनर्जी प्रोड्यूसिंग का प्रोसेस होगा। सो ऑक्सीडेशन विल टेक प्लेस एंड फाइनली एनर्जी बनेगा। सो ये जो पूरा हमारा जो सब टॉपिक रेस्पिरेशन है और जो कि हम टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन पढ़ने वाले हैं, तो इसी एनर्जी के ऊपर बेस्ड है,
ठीक है, इसी के आसपास घूमेगा ये पूरा चैप्टर आपका। ओके, सो ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स जो कि सिंपलर शुगर है वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेगा एंड दैट कॉम्बिनेशन विद ऑक्सीजन दैट इज नोन एज ऑक्सीडेशन। आपने जो फूड खाया, जैसे ही फूड ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है, ठीक है, फूड कंबाइंड्स विद ऑक्सीजन दैट इज नोन एज ऑक्सीडेशन। ठीक है, उसी प्रोसेस को ऑक्सीडेशन बोलते हैं। एंड व्हाट हैपन आफ्टर ऑक्सीडेशन? एनर्जी इज रिलीज। ऑक्सीडेशन के बाद क्या बनता है? एनर्जी। ओके, सो इसी चीज के बारे में इन डिटेल वी विल सी कि किस ऑर्गेनिज्म में किस तरह से एनर्जी बनते हैं। फर्स्टली इसके लिए हमें एक क्लियर कंसेप्ट रखना होगा कि ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन दोनों अलग चीजें हैं। ठीक है, ये अलग बात है कि ब्रीदिंग जो है इट इज वन ऑफ द स्टेप ऑफ रेस्पिरेशन, पार्ट है रेस्पिरेशन का। ब्रीदिंग इज द पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन, ओके, बट इट इज नॉट सेम। ब्रीदिंग आप रेस्पिरेशन के लिए वर्ड टर्म यूज नहीं कर सकते हो। ब्रीदिंग इज समथिंग विच इज द पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन। सो फर्स्टली इसके लिए हमें देखना होगा व्हाट इज ब्रीदिंग। जस्ट वी कैन अंडरस्टैंड इन अ सिंपल वे कि ब्रीदिंग क्या है। व्हेन वी इनहेल, सांस अंदर लेते हो, वी इनहेल एंड देन एक्सहेल। ठीक है, सांस लेना और दैट यू आर एक्सहेलिंग, एयर को बाहर रिलीज करना, दैट इज नोन एज ब्रीदिंग। तो ब्रीदिंग, ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट, दैट इज ब्रीदिंग। ठीक है, तो जस्ट इन द सिंपल टर्म आप समझ सकते हो, टू टेक इन ऑक्सीजन रिच एयर। नॉर्मली एयर में ही आप ब्रीथ करते हो तो एयर में बहुत सारे गैसेस प्रेजेंट है, सो दैट एयर यू आर इनहेलिंग, अंदर ले रहे हो। ठीक है, और साथ ही साथ जब आगे लंग्स में गया, देन फाइनली यू सी यू आर एक्सहेलिंग देम आउट, आप एक्सहेल भी कर रहे हो। ठीक है, सो ब्रीदिंग के अंदर क्या क्या आता है? इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। ओके, सो सांस अंदर लेना और छोड़ना, दैट इज ब्रीदिंग। बट व्हाट इज रेस्पिरेशन? Respiration is the breaking down of the food into much simpler form and then combining with oxygen to release energy. Means आपने जो फूड खाया वो ऑक्सीजन के साथ मिलेगा, ठीक है, और फर्दर बहुत सिंपलर फॉर्म में चेंज होके वो एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। So that is, so here in this diagram also you can see this is lungs, ये lungs है। यू आर ब्रीदिंग इन, आप सांस अंदर ले रहे हो तो उसमें मोस्टली एयर ऑक्सीजन होगा, बट रेस्ट अदर गैसेस विल ऑल्सो बी देयर। दूसरे और गैसेस को आप नहीं रोक सकते हो कि दैट यू कैन नॉट एंटर। एयर में जो जो चीजें प्रेजेंट है, जो भी गैसेस प्रेजेंट है, एवरीथिंग विल गेट इनसाइड, बट उसमें ज्यादा होगा ऑक्सीजन। सो ऑक्सीजन रिच टर्म हम लोग वो वर्ड यूज कर सकते हैं, ऑक्सीजन रिच एयर विल गेट इनसाइड योर लंग्स एंड देन आगे के जो लंग्स है क्या करेगा? एल्वेली के थ्रू, जो भी डिफ्यूजन के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड जो भी प्रोड्यूस हुआ है आपके बॉडी में, क्योंकि आपके बॉडी ने बहुत सारे फंक्शन किए हैं, जैसे आप जितनी भी एक्टिविटीज करते हो, मेटाबॉलिक रिएक्शंस आपके बॉडी में चलता है, उससे जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है वो आप एक्सहेल करते हो। ठीक है, सो वी आर एक्सहेलिंग, तो एयर अंदर लेना और बाहर छोड़ना, दैट इज ब्रीदिंग, ये टर्म। ओके, सो सांस अंदर लेना छोड़ना वो है ब्रीदिंग, बट आगे का प्रोसेस जिससे एनर्जी प्रोड्यूस होता है दैट इज रेस्पिरेशन। और जनरली रेस्पिरेशन में क्या होता है? यू कैन जस्ट ऑल्सो रिलेट इट एज सेल्यूलर रेस्पिरेशन, बिकॉज वो सेल्स के अंदर होता है। और ब्रीदिंग को हम बोल सकते हैं एक्सटर्नल रेस्पिरेशन है। ठीक है, ब्रीदिंग क्या है? इट इज एक्सटर्नल, एक्सटर्नल प्रोसेस है, और यू कैन से इट इज एन एक्सटर्नल रेस्पिरेशन भी आप बोल सकते हो। एंड दिस रेस्पिरेशन जिसमें एनर्जी प्रोड्यूस हो रहा है उसको आप क्या बोल सकते हैं? सेल्यूलर रेस्पिरेशन, बिकॉज ये सेल्स के अंदर चलता है। ओके, जस्ट अ सेकेंड, सेल्यूलर रेस्पिरेशन यू कैन कॉल इट बिकॉज ये सेल्स के अंदर चलता है, और यू कैन ऑल्सो कॉल इट इंटरनल रेस्पिरेशन। ओके, इंटरनल रेस्पिरेशन भी बोल सकते हो। इंटरनल सेल्यूलर बिकॉज ये अंदर चलता है, सेल्स के अंदर चलता है। सो व्हाट हैपन, आपने जो फूड खाया उससे जो ग्लूकोज बना वो ऑक्सीजन के साथ जुड़ेगा और कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, वाटर बनाएगा, और साथ ही साथ एनर्जी दैट इज इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। ओके, सो लेट्स डिस्कस दिस, व्हाट इज रेस्पिरेशन। ठीक है, तो रेस्पिरेशन जस्ट हमने देखा ऑक्सीजन
हमारे फूड के साथ कंबाइन करेगा एंड देन एनर्जी विल बी प्रोड्यूस. तो ऑक्सीजन रिएक्ट विद द फूड मॉलिक्यूल्स. इन द वेरी सिंपल टर्म इट इज बीन एक्सप्लेन कि आपके फूड में फूड पार्टिकल्स जो है वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेंगे, ठीक है, एंड प्रेजेंट इन द बॉडी सेल एंड देन दे बर्न, मीन्स ब्रेकिंग डाउन टेक प्लेस एंड देन एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड. सो द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग एनर्जी फ्रॉम द फूड इज नोन एज, आपने जो फूड खाया उसके साथ ऑक्सीजन मिल रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है और फाइनली एनर्जी जो बन रहा है, रिलीजिंग ऑफ एनर्जी. सो रिलीजिंग ऑफ द एनर्जी फ्रॉम द फूड, दैट इज रेस्पिरेशन. ठीक है, और ब्रीदिंग क्या है? सिर्फ सांस अंदर लेना और सांस छोड़ना, दैट इज ब्रीदिंग. और उससे एनर्जी जो मिल रहा है आगे कंटिन्यूएशन के प्रोसेस में, दैट इज रेस्पिरेशन. ओके, सो एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म रेस्पायर. सब में रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है, चाहे वो सिंपलर अमीबा हो, अर्थवॉर्म हो, ह्यूमंस हो, एनिमल्स, इंसेक्ट्स, एवरी ऑर्गेनिज्म रेस्पायर. ठीक है, सो एवरी लिविंग स्पीशीज फ्रॉम अ सिंगल सेल अमीबा, चाहे वो सिंगल सेल अमीबा यूनिसेल्युलर हो जाए या डोमिनेंट मल्टी सेल्युलर. डोमिनेंट दैट मीन्स यू कैन फाइंड दिस एनिमल्स एवरीवेयर. लॉयन हो गया, डॉग हो गया, कैट हो गया, जो आप हर जगह देखते हो, दैट एनिमल्स ऑल्सो रेस्पायर. और यूनिसेल्युलर लाइक अमीबा, पैरामीशियम, सब में रेस्पिरेशन का प्रोसेस चलता है. ओके, सो इट इज अ वेरी कॉमन प्रोसेस जो एवरी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बॉडी में चलते रहते हैं. इवन प्लांट्स ऑल्सो, दे ऑल्सो रेस्पायर. उसके बारे में अलग से हम लोग पढ़ेंगे. ठीक है, और ह्यूमन रेस्पिरेशन के बारे में भी पढ़ेंगे. ये जस्ट हमारा इंट्रोडक्टरी पार्ट है जो हम कॉमन इन जनरल बात कर रहे हैं. ओके, सो रेस्पिरेशन के लिए हमारे पास एक ऑर्गन है, दैट इज लंग्स. ह्यूमन के पास है, बट और भी ऑर्गेनिजम्स के पास अलग अलग ऑर्गन है और आइदर अपने बॉडी सरफेस के थ्रू रेस्पिरेशन करते हैं. सो वी विल सी दैट. सो what are the main steps involved in the respiration? respiration में क्या क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप we will see that respiration एक तरह का बायोकेमिकल प्रोसेस है. ठीक है, तो बायोकेमिकल प्रोसेस है, मींस बायो दैट मींस लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी में ये केमिकल रिएक्शन चलता है. ठीक है, व्हाट केमिकल रिएक्शन? पहले तो इनटेक ऑफ द मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन. ऑलरेडी जस्ट सोच सकते हो आप ऐसे, आपने ऑलरेडी फूड खाया है, सांस अंदर ले रहे हो, ऑक्सीजन इज कंबाइनिंग विथ योर फूड एंड देन एनर्जी इज रिलीज. उसी को हम लोग देखते हैं क्या क्या पॉइंट है. इनटेक ऑफ द मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन फ्रॉम द एनवायरमेंट. यस, ऑक्सीजन हमें एनवायरमेंट से ही मिलता है. और देन व्हाट हैपन? ऑक्सीडेशन ऑफ द फूड. और आपने तो फूड ऑलरेडी खा रखा है और ऑक्सीजन एनवायरमेंट से ले रहे हो. एंड देन फाइनली food when combined with oxygen, what happened? Elimination of carbon dioxide produced during oxidation. तो जब ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होता है तो क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड भी बनते हैं, वाटर भी बनते हैं. ठीक है, और साथ ही साथ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP. सो एलिमिनेशन ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है ये एक तरह का वेस्ट होता है. दिस इज वेस्ट, तो इनका एलिमिनेशन होता है. ओके, एंड देन रिलीज ऑफ एनर्जी ड्यू टू द ऑक्सीडेशन. और जो एनर्जी बना है वो ऑक्सीडेशन के प्रोसेस से ही बना है. ओके, सो इन दिस वे यू कैन जस्ट बैलेंस इट. ओके, food combined with 6 molecules of oxygen, then the chemical reaction goes on. 6 molecules of carbon dioxide बनता है, 6 molecules of water and then energy. Okay, so respiration is essential for life. Without respiration हम imagine नहीं कर सकते अपने life को. जैसे food important है वैसे respiration भी बहुत important है. अगर आपने food खा लिया और respiration आगे नहीं हुआ, then no use. उस फूड का कोई काम नहीं हुआ, बिकॉज उससे एनर्जी आपको नहीं मिला. फॉर गेनिंग ऑफ एनर्जी ये रेस्पिरेशन आगे होना जरूरी है. सो रेस्पिरेशन इज एसेंशियल फॉर द लाइफ बिकॉज इट प्रोवाइड्स एनर्जी फॉर कैरिंग आउट ऑल द लाइफ एक्टिविटीज. चाहे आप पढ़ाई कर रहे हो, वॉकिंग कर रहे हो, रनिंग, डांसिंग, एवरीथिंग, जो भी एक्टिविटीज अपने डेली लाइफ में करते हो, तो उसके लिए एनर्जी कहाँ से मिलता है? बाय दिस रेस्पिरेशन प्रोसेस. Okay, so all such activities like reproduction, muscular contraction, nerves conduction, messages जो आपके nerves के through आगे pass on होते हैं,
ठीक है। सो एवरी एक्टिविटीज के लिए जो एनर्जी चाहिए वो हमें रेस्पिरेशन से मिलता है। एंड यू नो रेस्पिरेशन कहाँ, दिस होल प्रोसेस गोज ऑन इन द लंग्स, जहाँ पे एल्वेली है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। ओके, इन द बेस्ट एंड वेरी गुड टर्म्स हम इसे एक्सप्लेन कर सकते हैं दैट रेस्पिरेशन इज डिफाइंड एज अ मेटाबॉलिक प्रोसेस। क्यों मेटाबॉलिक प्रोसेस बोल रहे हैं? बिकॉज और यू कैन जस्ट से केमिकल प्रोसेस है, केमिकल रिएक्शन चल रहा है आपके बॉडी के अंदर, ठीक है। केमिकल रिएक्शन, either breaking down of the food for the release of energy it is going on. So एक तरह का ये केमिकल प्रोसेस है और केमिकल रिएक्शन है जो आपके बॉडी के अंदर चलता है। और लिविंग सेल्स, बॉडी दैट मीन्स हमारे बॉडी सेल से बना है, तो एक तरह का केमिकल रिएक्शन और मेटाबॉलिक प्रोसेस जो लिविंग सेल्स के बॉडी के अंदर कंटिन्यूएशन में रहता है। वाई? टू ऑब्टेन एनर्जी। और एनर्जी कैसे मिलता है हमें? इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। energy is stored in the form of, or you can say it is produced in the form of ATP. तो एनर्जी बनने का प्रोसेस कैसे हुआ? by taking in oxygen and liberating carbon dioxide from the oxidation of the complex organic substance. Organic substance, complex organic substance किसके लिए बोला गया है? Food. और you can even say glucose. आपने जो फूड खाया है, जो शुगर मॉलिक्यूल्स आपके बॉडी में है, तो वो ऑक्सीजन के साथ जब कंबाइन करके एनर्जी प्रोड्यूस करता है। सो टेकिंग इन ऑक्सीजन एंड लिबरेटिंग कार्बन डाइऑक्साइड बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस। ओके, सो द प्रोसेस टेक प्लेस इन ऑल द एक्टिव सेल। आपके बॉडी में जितने भी लिविंग सेल है, ठीक है, एज यू नो वी आर मल्टी सेल्युलर। हम ह्यूमन बींग्स मल्टी सेल्युलर, ट्रीज मल्टी सेल्युलर, एनिमल्स देखते हो मल्टी सेल्युलर, इवन अमीबाज एंड ऑल, तो वो भी लिविंग सेल है। वो अलग बात है कि वो एक सेल से बने हैं। ओके, फ्यू एनिमल्स, इंसेक्ट्स, एवरी लिविंग, जितने भी लिविंग सेल है, सब में कंटिन्यूसली ये रेस्पिरेशन प्रोसेस चलता है एवरी 24 आवर्स। हर 24 आवर कंटिन्यूशन जो आप देख रहे हो, ये प्रोसेस चलता ही रहता है हमारे बॉडी में। ओके, and it is initiated in the cytoplasm. So this respiration का जो प्रोसेस है, नॉर्मली हम लोग एक सेल देखते हैं, सेल के अंदर लिक्विड पार्ट क्या होता है? साइटोप्लाज्म होता है, उसके अंदर न्यूक्लियस होता है। सो न्यूक्लियस इज देयर, दिस इज सेल मेम्ब्रेन इज देयर। ओके, सेल मेम्ब्रेन है और ये जेली लाइक फ्लूइड इज साइटोप्लाज्म। सो यहाँ पे क्या बोला गया? इट इज इनिशिएटेड इन द साइटोप्लाज्म। तो रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस है आपका, ये जो स्टार्ट होता है कहाँ पे? साइटोप्लाज्म में। ओके, एंड कंप्लीटेड इन माइटोकॉन्ड्रिया। हमारे सेल के अंदर एक सेल ऑर्गेनल है दैट इज नोन एज माइटोकॉन्ड्रिया, जिसको बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। अगर आपने सेल चैप्टर पढ़ा होगा तो उसमें बहुत अच्छे से सेल ऑर्गेनल्स के नाम आपने पढ़े होंगे। सो इन दैट यू हैव सीन कि यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो एक तरह का सेल ऑर्गेनल्स है जो कि प्रेजेंट होता है साइटोप्लाज्म में। सो इट इज सेइंग कि साइटोप्लाज्म में रेस्पिरेशन क्या होता है? स्टार्ट होता है, लेकिन कंप्लीट एनर्जी जो गेन करने का प्रोसेस है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। बट दिस माइटोकॉन्ड्रिया में आगे एनर्जी गेन का प्रोसेस होगा, हाउ डज इट विल हैपन? सो वो भी डिपेंड करता है ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी पे। अब हम लोग देखने वाले टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, ठीक है। टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन कितने तरह के होते हैं? फर्स्टली वी कैन क्लासिफाई ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ द ऑक्सीजन। ऑक्सीजन है या नहीं है आगे के कंटिन्यूएशन प्रोसेस के लिए। सो ऑन दैट बेसिस वी कैन डिवाइड दिस, और वी कैन जस्ट सी कि डिपेंडिंग अपॉन द अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन, अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन पे आप इन्हें दो टाइप्स में क्लासिफाई कर सकते हो। फर्स्ट इज एरोबिक। पहला क्या है? एरोबिक रेस्पिरेशन। ओके, एंड द नेक्स्ट वन इज एनारोबिक। पहला वाला ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है, दूसरा वाला लैक और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। लैक या एब्सेंस, या तो ऑक्सीजन है ही नहीं या तो कम है। अगर ये दोनों कंडीशन कम है या ऑक्सीजन नहीं प्रेजेंट है तब एनारोबिक रेस्पिरेशन होगा, और अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है देन एरोबिक रेस्पिरेशन विल कंटिन्यू। ठीक है, सो फर्स्टली हमें देखना क्या है
कि जस्ट इससे पहले हमने स्लाइड्स में देखा कि ग्लूकोज जब ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है तब एनर्जी प्रोड्यूस करता है. सो फर्स्टली ईच ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स इज ब्रोकन डाउन इनटू दी 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट. तो यहाँ पे जैसे कि हम एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक की बात करने वाले हैं, तो इन दोनों में एक जो प्रोसेस है वो कॉमन होता है. फर्स्टली पहला प्रोसेस जो स्टार्टिंग स्टेप है वो कॉमन होता है, दैट इज ग्लूकोज इज देयर. ओके, सो ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स इज ब्रोकन डाउन एंड चेंज टू पायरुवेट. पायरुवेट में बदल जाता है. ठीक है, पायरुवेट जो कि 3 कार्बनिक कंपाउंड है, 3 कार्बन एटम वाला प्रोडक्ट है. ओके, और ग्लूकोज इज 6 कार्बन कंपाउंड. 6 कार्बन कंपाउंड है और पायरुवेट 3 कार्बन कंपाउंड है. सो इट इज सेइंग कि फर्स्टली द ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स इज ब्रोकन डाउन. ग्लूकोज टूटता है, ब्रेक डाउन होता है, एंड देन 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट, पायरुवेट का 2 मॉलिक्यूल्स बन जाता है. ओके, बाय द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलिसिस, और इस प्रोसेस को बोलते हैं ग्लाइकोलिसिस. ये पूरा प्रोसेस ब्रेकिंग डाउन ऑफ द ग्लूकोज टू प्रोड्यूस पायरुवेट, वो भी 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट जब बन रहा है, सो दिस प्रोसेस इज नोन एज ग्लाइकोलाइसिस. सो वी कैन राइट हियर, हम लोग ग्लाइकोलाइसिस, ये प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ग्लाइकोलाइसिस. किसको बोलते हैं ग्लाइकोलाइसिस? द ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स ब्रेक डाउन इनटू पायरुवेट, सो दैट प्रोसेस इज नोन एज ग्लाइकोलाइसिस. ओके, सो दिस इज द कॉमन प्रोसेस जो कि एरोबिक में भी होता है, अब एनारोबिक में भी. अब आगे हमें ये देखना है कि पायरुवेट आगे कितने ऑक्सीजन इन्हें मिलते हैं. अगर ऑक्सीजन अच्छे से मिल रहा है तो एरोबिक रेस्पिरेशन कंटिन्यू करेगा. ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है प्रॉपरली, या बहुत कम है या तो है नहीं, तब वो आगे जो पायरुवेट है आगे एनारोबिक रेस्पिरेशन कंटिन्यू होगा वहां पे. ओके, सो ग्लाइकोलाइसिस अकर्स इन द साइटोप्लाज्म. ये बात हमें याद रखनी है कि ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस जो है वो साइटोप्लाज्म में होता है, सेल का साइटोप्लाज्म पार्ट में होता है. ओके, नॉट इन द माइटोकॉन्ड्रिया. ओके, एंड डज नॉट रिक्वायर द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. ग्लाइकोलाइसिस के लिए खास करके ऑक्सीजन स्पेशली एकदम जरूरत नहीं है. ओके, विदाउट ऑक्सीजन ऑल्सो ये प्रोसेस, इतना जो प्रोसेस है ग्लूकोज से पायरुवेट बनने का प्रोसेस, विदाउट ऑक्सीजन चलता रहता है. ठीक है, सो अल्टीमेटली व्हाट हैपन, अब आगे पायरुवेट के आगे अब क्या होगा? एरोबिक होगा कि एनारोबिक होगा? तो ये डिपेंड करता है अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन पे. पायरुवेट बन गया, अब आगे क्या होना है ये डिपेंड करता है अल्टीमेट फेट. सो आप बोल सकते हो कि अल्टीमेट फेट ऑफ द ग्लूकोज, ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स के साथ आखिर होगा क्या आगे, तो ये डिपेंड करता है अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन पे. ओके, आई होप इट इज क्लियर. सो जस्ट वी कैन सी ग्लूकोज जो कि 6 कार्बन कंपाउंड है, 6 कार्बन मॉलिक्यूल्स का बना होता है. ओके, सो ग्लूकोज पायरुवेट में बना, कन्वर्ट हुआ, तो ये कहाँ पे हुआ? इन दी साइटोप्लाज्म. वेयर इट इज टेकिंग प्लेस? इन दी साइटोप्लाज्म ये काम हो रहा है. पायरुवेट बन गया जो कि 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स है और एनर्जी भी बना. अब ये पायरुवेट कहाँ जाएगा? व्हाट विल इट डू? आगे क्या बनाने वाला है? सो इस चीज का डिसीजन क्या है, किस पे डिपेंडेंट है? ऑक्सीजन पे डिपेंडेंट है. एज यू कैन सी इट इज डिपेंडेंट होल ऑन ऑक्सीजन. इफ इट इज एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन है ही नहीं है, लाइक इन ईस्ट ऑक्सीजन नहीं है, सो व्हाट इट विल प्रोड्यूस? ईस्ट क्या बनाएगा? इथेनॉल. ठीक है, इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी. 3 चीज, इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी विल बी प्रोड्यूस इन ईस्ट इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन. ऑक्सीजन है ही नहीं, तो इथेनॉल और कार्बन और एनर्जी बनाएगा. लेकिन अगर कम है, ऑक्सीजन है पर कम है, और ये हम ह्यूमन के मसल्स में भी होता है. ओके, ऑक्सीजन है पर इट इज वेरी लेस, सफिशिएंट नहीं है कि वो एरोबिक रेस्पिरेशन करे. तब क्या होता है? लैक ऑफ ऑक्सीजन के समय लैक्टिक एसिड हमारे बॉडी में बन जाता है, एनर्जी बनता है. लैक्टिक एसिड साथ में एनर्जी. ओके, बट ये लैक्टिक एसिड में जो एनर्जी है वो कम बनता है. यहाँ पे लैक ऑफ ऑक्सीजन पे जो एनर्जी बनेगा वो बहुत कम एज कंपेयर टू द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जो एनर्जी आपको मिलेगा, वी विल स्टडी, इसी लेक्चर में आगे पढ़ेंगे कि यहाँ पे एनारोबिक और एरोबिक किसमें ज़्यादा एनर्जी मिलता है, सो दैट वी विल सी.
So if it is lack of oxygen, lactic acid plus energy, absence of oxygen, then ethanol, carbon dioxide and energy. और if it is presence of oxygen, अच्छे से free amount में oxygen present है, then पायरुवेट क्या करेगा, इसके साथ कंबाइन करके, ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, वाटर बनाएगा और एनर्जी बनाएगा. अगर ऑक्सीजन कम है, सो लैक है, तो पायरुवेट क्या बोलेगा कि ओके आई विल कंटिन्यू विद दिस. लैक ऑफ ऑक्सीजन है तो हम कम ही बनाएंगे एनर्जी और लैक्टिक एसिड बना लेते हैं. इन दिस वे द थिंग्स गोज ऑन. नाउ व्हाट इज एरोबिक रेस्पिरेशन, और एरोबिक में होता क्या है, एरोबिक रेस्पिरेशन में किस तरह से चीजें आगे चलती है, दैट वी विल सी. एरोबिक रेस्पिरेशन, सो रेस्पिरेशन दैट अकर इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. ठीक है, सबसे स्पेशल बात एरोबिक का पहचान क्या है, हाउ वी कैन आइडेंटिफाई दैट एरोबिक रेस्पिरेशन कंटिन्यू इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. ठीक है, सो रेस्पिरेशन दैट अकर इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, सो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में जो रेस्पिरेशन चलता है दैट इज ओनली एरोबिक, वही है एरोबिक रेस्पिरेशन. एंड एरोबिक रेस्पिरेशन कहां पे कंटिन्यू होता है, इन द माइटोकॉन्ड्रिया. और हमने पढ़ा ग्लाइकोलाइसिस साइटोप्लाज्म में होता है, लेकिन आगे जो प्रोसेस है लाइक एरोबिक रेस्पिरेशन दैट इज टेकिंग प्लेस इनसाइड माइटोकॉन्ड्रिया. ओके, सो ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है, ऑक्सीजन फ्री अमाउंट में प्रेजेंट चाहिए, बिकॉज विदाउट दैट आगे का प्रोसेस नहीं हो सकता है. ओके, सो इफ सफिशिएंट ऑक्सीजन इज अवेलेबल, पायरुवेट मॉलिक्यूल्स एंटर द माइटोकॉन्ड्रिया. दैट मीन्स आप ऐसे भी समझ सकते हो, सेल है, ठीक है, सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म पार्ट है, ओके, साइटोप्लाज्म में क्या हुआ, ग्लाइकोलाइसिस चल रहा है. ग्लाइकोलाइसिस, जस्ट अ सेकेंड, ओके, दिस इज द सेल. ओके, सो दिस इज द साइटोप्लाज्म पार्ट. साइटोप्लाज्म में क्या है, ग्लाइकोलाइसिस होगा. और आपने पढ़ा ग्लाइकोलाइसिस क्या है, ग्लूकोज से पायरुवेट का बनना, ये पूरा यहाँ पे हो जाएगा. ओके, सफिशिएंट ऑक्सीजन मिल गया है, दैट इज वाई अब क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में आगे का जो पायरुवेट क्या करेगा, अब माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर कर जाएगा और आगे का पूरा प्रोसेस माइटोकॉन्ड्रिया में होने वाला है. ओके, so aerobic respiration is getting sufficient amount of oxygen available, so pyruvate molecule यहाँ पे enter करेगा. So pyruvate molecules will enter, ठीक है, pyruvate will enter into the mitochondria. pyruvate molecules माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगा, जहां पे कंप्लीटली और ऑक्सीडेशन का प्रोसेस चलेगा. सो इट विल बी कंप्लीटली ऑक्सीडाइज्ड and it will produce carbon dioxide and water. और ये एक स्टेप में नहीं होता, इतना आसान नहीं है ये. ओके, सो इट कंटिन्यूज इन द 3 स्टेप. 3 स्टेप्स होते हैं वन बाय वन. अभी तो पायरुवेट माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर गया है, उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया में जैसे जाएगा वहां पे पायरुवेट का ऑक्सीडेशन होगा. दैट मीन्स अगेन पायरुवेट विल कंबाइंड विथ ऑक्सीजन और आगे क्या बनाने वाला है, एसिटाइल कोएंजाइम. ओके, so here you can see pyruvate का oxidation, that means pyruvate will combine more with oxygen, क्योंकि free supply है, ऑक्सीजन बहुत ज्यादा है. so finally it will be converted into acetyl coenzyme A. acetyl coenzyme A में convert हो गया. finally इसके आगे जो अब स्टेप होगा, ठीक है, अभी भी एनर्जी बना नहीं है, ATP नहीं बना है. एसिटाइल कोएंजाइम जब बन गया, सो फाइनली क्रेब्स साइकिल का प्रोसेस कंटिन्यू होगा. दैट इज ऑल्सो नोन एज ट्राई कार्बोक्सिलिक साइकिल, TCA साइकिल भी बोलते हैं. ठीक है, इन दिस व्हाट हैपन, दिस एसिटाइल कोएंजाइम डिराइव अ साइकिल ऑफ, यहाँ पे हाइड्रोजन बनेगा. यहाँ पे बहुत जो क्रेब्स साइकिल में बहुत सारे प्रोसेस कंटिन्यूएशन में होंगे और फाइनली हाइड्रोजन बनेगा. इसके आगे भी प्रोसेस है दैट यू विल सी. जस्ट थर्ड स्टेप क्या है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन और रेस्पिरेटरी चेन. ठीक है, जस्ट हमने अभी देखा कि पहले पायरुवेट का ऑक्सीडेशन हुआ, देन TCA साइकिल में पढ़ा हमने. देन थर्ड स्टेप जो है पूरे रेस्पिरेशन के प्रोसेस में, एरोबिक रेस्पिरेशन में जो चलता है, दैट इज इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन एंड दैट इज ऑल्सो नोन एज रेस्पिरेटरी चेन. तो इसमें क्या होता है, ऑलरेडी जो हाइड्रोजन बना है अभी TCA साइकिल में,
ठीक है, दैट ड्राइव्स अ सीरीज ऑफ रिएक्शन एंड फाइनली बहुत सारे केमिकल रिएक्शन चलते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन यहाँ पे देख रहे हो, एंड देन फाइनली एटीपी इज प्रोड्यूस। सो उसके लिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि कार्बोहाइड्रेट, नॉर्मली हम लोग जो फूड खाते हैं उसमें मोस्टली कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक है। सो दैट कार्बोहाइड्रेट का जब डाइजेशन होता है तो ग्लूकोज बनता है, ठीक है। आपने फूड खाया, डाइजेस्ट हो गया, सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट हुआ, और जो सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट हुआ दैट इज ग्लूकोज बन गया, ओके। अब ग्लूकोज विल कन्वर्ट टू पायरुवेट, ग्लूकोज क्या होगा अब पायरुवेट में बदल जाएगा, एंड दैट प्रोसेस इज नोन एज ग्लाइकोलाइसिस। ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स जब टूट के, जो कि 6 मॉलिक्यूल कार्बन मॉलिक्यूल है, ये टूट के मीन्स और सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट होता है, दैट इज पायरुवेट। पायरुवेट में कन्वर्ट होना, दिस प्रोसेस इज नोन एज ग्लाइकोलाइसिस। और फर्दर आप देखोगे अब आगे 3 स्टेप जो हमने देखा कि एक सिंगल स्टेप में नहीं आपको एटीपी मिलेगा, 3 स्टेप। पहले तो ये पायरुवेट जो बना उसका ऑक्सीडेशन होगा, ठीक है। सो हियर यू विल सी पायरुवेट ऑक्सीडेशन, ओके। पायरुवेट ऑक्सीडेशन विल कंटिन्यू। जब पायरुवेट का ऑक्सीडेशन हो गया, क्या बना, एसिटाइल कोएंजाइम ए। एसिटाइल कोएंजाइम ए जो आगे इसी रेस्पिरेशन के प्रोसेस को कंटिन्यू ले जाएगा, दैट इज इट विल गो इन द क्रेब्स साइकिल। अब आगे क्या होगा, क्रेब्स साइकिल, जो कि सेकेंड स्टेप था, ठीक है। क्रेब्स साइकिल और टीसीए साइकिल बोथ सेम। क्रेब्स साइकिल होगा जिसमें आपका क्या बनेगा, हाइड्रोजन विल बी प्रोड्यूस और साथ ही साथ ऑक्सीजन, hydrogen and oxygen will be produced, and that hydrogen will undergo series of chemical reaction। अब इस हाइड्रोजन के साथ बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस इसमें होंगे, और फाइनली क्या बनेगा, और ये रिएक्शन कहाँ पे होगा, दिस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन विल कंटिन्यू, ठीक है। और फाइनली इसके बाद क्या बनेगा, एटीपी। तो ये पूरा प्रोसेस जो आप देख रहे हो, जब तक ग्लाइकोलाइसिस हुआ वो साइटोप्लाज्म में था, जैसे आप देख रहे हो ये पूरा सर्कुलर क्या है, सेल है, ये न्यूक्लियस पार्ट है, ये पूरा साइटोप्लाज्म है, ठीक है, दैट इज ऑल्सो नोन एज साइटोसोल। सो ग्लाइकोलाइसिस तक का जो प्रोसेस था वो साइटोप्लाज्म में ही हो गया। अब देखा पायरुवेट ने देखा यस ऑक्सीजन का सप्लाई है, तो वो आ गया माइटोकॉन्ड्रिया में, और आगे के प्रोसेस जो है रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन चल रहा है यहाँ पे, और एनर्जी इज बीइंग प्रोड्यूस, एंड टोटल हाउ मेनी एटीपी, 38 एटीपी बन के रेडी है। क्योंकि ये एरोबिक रेस्पिरेशन है, ऑक्सीजन का सप्लाई फ्री है, सो 38 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी विल बी प्रोड्यूस, जो कि विच इज पर ग्लूकोज मॉलिक्यूल, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल 38, ओके। 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल क्या बनाएगा, एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल्स को अगर आप कंसिडर करते हो, इट विल फॉर्म 38 एटीपी, ओके। सो यू कैन इमेजिन जितने अमाउंट ऑफ ग्लूकोज का मॉलिक्यूल्स बढ़ता जाएगा, एटीपी भी बढ़ता जाएगा, ओके। सो नेक्स्ट विल सी व्हाट इज एनारोबिक, ठीक है। अभी हमने देखा एरोबिक में तो 38 एटीपी बन गया, 3 स्टेप में जो प्रोसेस कंटिन्यू हुआ, बट एनारोबिक के साथ क्या है, लेट्स सी दैट। एनारोबिक तो सबसे पहले वी शुड बी वेरी क्लियर कि ये क्या है। एक तो ऑक्सीजन की कमी, या तो ऑक्सीजन है ही नहीं, देन इट विल कंटिन्यू, तब होगा ऑक्सीजन नहीं है या बहुत कम है, दैट इज एनारोबिक रेस्पिरेशन। सो वी कैन सी कि आइदर लैक ऑफ ऑक्सीजन और एब्सेंस, यही चीज आपको ध्यान रखना है, या तो कम है या तो है ही नहीं। सो दैट इन दैट कंडीशन एनारोबिक रेस्पिरेशन विल कंटिन्यू। और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन है ही नहीं, तो जनरली ये सब कहाँ पे होता है, एज यू कैन सी ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में होगा, ईस्ट में होता है, ओके। एंड लैक ऑफ ऑक्सीजन, जो कि हमारे मसल्स में ये इस तरह के रिएक्शंस जनरली होते हैं, रेस्पिरेशन, ओके। सो रेस्पिरेशन दैट अकर इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के एब्सेंस, और यू कैन से लैक, ओके। सो दैट इज एनारोबिक रेस्पिरेशन। सबसे पहले हमने क्या बोला था कि क्लियर था, हमारा दैट कंसेप्ट शुड बी वेरी क्लियर कि जो ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस था वो एरोबिक में भी होता है, एनारोबिक में भी, दैट इज अ कॉमन प्रोसेस जो दोनों में चलेगा, क्योंकि ग्लाइकोलाइसिस के बाद ही तो आपका पायरुवेट बना। सो पायरुवेट विल फर्दर इट विल कंटिन्यू, मतलब उसे ऑक्सीजन मिला नहीं मिला वो आगे की प्रोसेस है, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया में होना है या नहीं होना, इट विल बी डिसाइडेड ऑन द बेस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, बेसिस ऑफ ऑक्सीजन। लेकिन जस्ट
glycolysis will continue both in aerobic and anaerobic. So after glycolysis sufficient oxygen नहीं present है, glycolysis हो गया, pyruvate बन गया, oxygen है ही नहीं, so pyruvate will not enter the mitochondria. ठीक है, pyruvate will not enter mitochondria. Simply glycolysis, ये साइटोप्लाज्म में glycolysis हुआ, ठीक है, glycolysis will continue और pyruvate तो बन गया, pyruvate is ready but it is not getting oxygen supply. So ये पार्ट आपका मान लो माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया है, सेल्स है ना, तो उसमें तो ऑर्गेनल्स होंगे ही, बट सिंस ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी नहीं है दैट पायरुवेट विल नॉट गेट इनसाइड दिस, नहीं जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया में, नो इट कैन नॉट गो. सो फाइनली अब क्या होगा, आगे का जो पूरा प्रोसेस है ये साइटोप्लाज्म में ही चलना है, बिकॉज माइटोकॉन्ड्रिया में जाने के लिए तो ऑक्सीजन चाहिए. नेक्स्ट, so it is when there is not a availability of oxygen then it does not enter the mitochondria, नहीं enter करेगा, and it will be converted into ethyl alcohol और lactic acid. ठीक है, ethyl alcohol में convert होगा. so देखो as you can see this, just look at this absence of oxygen, that means glucose molecules है, ग्लूकोज है और ऑक्सीजन नहीं है, एब्सेंस है. सो व्हाट विल बी फॉर्म, इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी, और यहाँ पे ज्यादा एनर्जी नहीं बनेगा, लेस एनर्जी. ओके, ग्लूकोज अगर एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन है तो इट विल कंटिन्यू इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी. सो सम टाइम व्हाट हैपन, ये तो हो गया, ईस्ट में होता है इस तरह से रिएक्शंस, ठीक है, इस तरह से ईस्ट रेस्पायर करता है, इस तरह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म रेस्पायर करते हैं, ठीक है, और ये फर्मेंटेशन का प्रोसेस है ड्यूरिंग एनारोबिक रेस्पिरेशन. यहाँ पे क्या हो रहा है, फर्मेंटेशन. ओके, क्योंकि ये ऑक्सीजन नहीं है तो ये फर्मेंटेशन हो रहा है यहाँ पे. सम टाइम, अब नेक्स्ट पॉइंट देखो, सम टाइम व्हेन वी आर डूइंग विगरस एक्सरसाइज, बहुत भाग दौड़ कर रहे हो, बहुत यू आर मतलब बहुत लॉन्ग डिस्टेंस तक अगर रनिंग के लिए, जॉगिंग के लिए, वॉकिंग के लिए गए हो. ओके, सो सम टाइम व्हेन वी आर डूइंग विगरस फिजिकल एक्सरसाइज, बहुत मेहनत वाला काम कर रहे हो, सो हार्ड फिजिकल वर्क, सो व्हाट हैपन, ऑक्सीजन इज यूज्ड अप वेरी फास्ट बाय द बॉडी. क्योंकि आप दौड़ भाग जो भी कर रहे हो एक्टिविटीज, उसके लिए बहुत ऑक्सीजन का जरूरत पड़ रहा है और आपका बॉडी उन्हें ऑक्सीजन को यूज कर ले रहा है बार बार, तो हाउ विल मोर एनर्जी यू विल गेट, नहीं मिल पाता है. तो उस कंडीशन में हमारे मसल्स को एनर्जी नहीं मिल पाते, तो मसल्स क्या करता है, अब एनारोबिक रेस्पिरेशन से एनर्जी गेन करेगा. ओके, सो वेरी फास्ट यू आर मूविंग एंड आवर मसल सेल्स विल नॉट गेट ऑक्सीजन, सो द ऑक्सीजन इज यूज्ड अप वेरी फास्ट बाय योर मसल सेल्स. ठीक है, सिंस एक्टिविटी बहुत फिजिकल एक्सरसाइज कर रहे हो, सो योर मसल्स इज यूजिंग अप ऑल द ऑक्सीजन एंड इट विल नॉट रिसीव फ्रॉम द ब्लड मच मोर. ब्लड उन्हें ज्यादा ऑक्सीजन नहीं दे रहा है, लेकिन फिर भी वो उससे ज्यादा यूज अप कर ले रहा है. सो एट दैट टाइम जब ऑक्सीजन कम है फिर भी उन्हें वर्क करना है, कहाँ से मिलेगा ऑक्सीजन और एनर्जी कहाँ से मिलेगा. सो इन दैट केस व्हाट हैपन, योर मसल्स, आवर मसल्स विल अंडरगो anaerobic respiration. as you can see this part, ये आप देख रहे हो, ग्लूकोज इज देयर, ठीक है, लैक ऑफ ऑक्सीजन है, दैट मीन्स ग्लूकोज, यहाँ पे आप बोल सकते हो, ग्लूकोज नहीं बोल के बेटर आप पायरुवेट बोलना, इट विल बी मच बेटर. ओके, सो बिकॉज ग्लूकोज से ऑलरेडी पायरुवेट बन गया है, सो इफ देर इज लैक ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन बहुत कम है, सो इन ह्यूमन मसल सेल्स वॉल विल डू लैक्टिक एसिड बना देगा, और साथ ही साथ एनर्जी, अगेन ये एनर्जी बहुत कम होगा, और जो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में ईस्ट बनाएगा वो इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी बनाएगा. ओके, बट इन द मसल्स लैक्टिक एसिड बन जाता है. अगर ऑक्सीजन नहीं है फिर भी आप भाग दौड़ कर रहे हो, आप बहुत थक गए हो, सो वो काम तो करना है आपके बॉडी को, सो दैट इन कंडीशन, उस कंडीशन में लैक्टिक एसिड बनता है. सो इन द एब्सेंस, तो हम लोग बोल सकते हैं कि इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन anaerobic respiration take place. Okay, in the absence of respiration anaerobic take place where, in the muscle cells. क्यों muscle cells anaerobic respiration करता है, एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए. ओके, सो दिस प्रोसेस जो हमारे मसल्स में ये anaerobic respiration चलता है, दैट इज नोन एज लैक्टेट फर्मेंटेशन.
जो ईस्ट में था उन्हें आप सिर्फ सिंपली फर्मेंटेशन बोल सकते हो, और यहाँ पे लैक्टेट फर्मेंटेशन, क्योंकि यहाँ पे लैक्टिक एसिड बन रहा है. So during this process, the pyruvate is converted into lactic acid. तो pyruvate क्या होगा, ये अब lactic acid में convert होगा, और lactic acid क्या है, 3 कार्बन कंपाउंड है. Okay, in the absence of oxygen. Okay, so simply आप क्या बोल सकते हो कि pyruvate. Okay, so pyruvate क्या होगा, it will be converted to lactic acid. Okay, in the absence of oxygen. In the absence of oxygen and the or less oxygen हो तब. Okay, and small amount of the energy will be produced, और वो small amount होगा सिर्फ 2 ATP. Only 2 molecules of ATP will be produced in these 2 cases. ठीक है, 2 ATP. Okay, so anaerobic respiration जो है वो ATP बनाता तो सही, लेकिन very less, 2 ATP. मतलब एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल एक पायरुवेट से आगे क्या बनेगा, ओनली 2 ATP. बट एज यू रिमेंबर कि जो हमने पढ़ा एरोबिक रेस्पिरेशन 38 ATP बनता है एक ग्लूकोज से. ठीक है, सो 2 molecule of ATP आर रिलीज्ड पर molecules of the glucose in the case of anaerobic respiration. Okay, so during this process there is a buildup of lactic acid in the muscles. तो क्या होता है, हमारे मसल्स को ऑक्सीजन नहीं मिला, फिर भी उसने क्या किया, आगे एनर्जी प्रोडक्शन का प्रोसेस कंटिन्यू रखा. तो इन दैट केस लैक्टिक एसिड हमारे मसल्स में डिपॉजिट हो जाता है. ठीक है, लैक्टिक एसिड क्या होता है, हमारे व्हेन वी आर रनिंग वॉकिंग, ठीक है, इस कंडीशन में हमारे मसल्स में लैक्टिक एसिड डिपॉजिट हो जाता है, एंड ड्यू टू दिस सडन बिल्डअप ऑफ लैक्टिक एसिड वी फेस मसल्स क्रैम्प. तो इसकी वजह से क्या होता है, मसल्स क्रैम्प होते हैं, दैट मीन्स मसल्स में दर्द होने लगता है. ओके, सो ये बहुत कॉमन है इफ यू रिमेंबर. सो दिस केस से अब ओवरऑल इससे निकलने के लिए, दैट मीन्स वो पेन जो है मसल्स क्रैम्प हो गया है, उसे अब कवर अप करने के लिए आप कैसे उससे ठीक कर सकते हो, हाउ. सो वी विल सी कि उस प्रोसेस में आप देखोगे कि उस कंडीशन में आपको क्या करना पड़ता है. वी कैन जस्ट मसाज कर सकते हैं, और हॉट वाटर बाथ, दैट मीन्स जहाँ जिस एरियाज में जिस मसल्स में यू आर गेटिंग टू मच पेन, वहाँ पे पेन अगर हो रहा है तो यू कैन यूज हॉट वाटर. ठीक है, और उससे आप मसाज कर सकते हो सो दैट यू कैन गेट रिलीफ. ओके, और the next we'll see what is the difference between aerobic and anaerobic respiration. Aerobic और anaerobic में क्या differences है. Okay, how can we see the differences between them? So firstly, aerobic के बारे में हमने क्या पढ़ा कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही ये होगा, और anaerobic absence of oxygen और lack of oxygen. So in the presence, ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है. Okay, and this takes place in the absence of oxygen और lack of oxygen भी बोल सकते हो. ठीक है, फर्स्टली अब यहाँ देखो एरोबिक में क्या है, द पार्ट ऑफ द रेस्पिरेशन प्रोसेस, यहाँ पे ग्लाइकोलाइसिस होता है. ठीक है, इन दी साइटोप्लाज्म, ग्लाइकोलाइसिस साइटोप्लाज्म, और जो रेस्पिरेशन का आगे का प्रोसेस है दैट इज क्रेब साइकिल टेक प्लेस इन द माइटोकॉन्ड्रिया. ठीक है, आगे का रेस्पिरेशन का प्रोसेस क्रेब साइकिल और इलेक्ट्रॉन चेंज जो है वो सब माइटोकॉन्ड्रिया में होगा. बट anaerobic में you can compare the whole process of the respiration take place in cytoplasm. यहाँ पे पूरा anaerobic respiration माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर ही नहीं करने मिलता है उन्हें. ओके, सो जस्ट साइटोप्लाज्म में ही सारा काम कंप्लीट करना पड़ता है. बट दिस साइटोप्लाज्म में ग्लाइकोलाइसिस हो गया, अब पायरुवेट क्या करता है, माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर करके आगे का प्रोसेस एनर्जी प्रोडक्शन कंटिन्यू करता है. ओके, सो कंप्लीट ऑक्सीडेशन, एज आप देख रहे हो कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ द फूड टेक प्लेस. यहाँ पे पूरे अच्छे तरह से आपका फूड ऑक्सीजन के साथ मिक्सअप हो जाता है, और पूरे तरह से फूड मॉलिक्यूल्स ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स ब्रेक करते हैं. सो यू कैन से कंप्लीट ऑक्सीडेशन, फूड का ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करना कंप्लीटली होता है, तो इसलिए ज्यादा एनर्जी बनता है. बट हियर इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन, यहाँ पे फूड तो है पर ऑक्सीजन ही नहीं है जो उसके साथ कंबाइन करे, सो देयर इज इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ द फूड. नेक्स्ट, एरोबिक रेस्पिरेशन में हमने क्या देखा, 38 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी विल बी प्रोड्यूस. ठीक है, 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज, दैट मीन्स एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल 38 एटीपी बनाएगा. बट हियर 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज कितना बनाएगा, ओनली 2 एटीपी, वेरी लेस.
नेक्स्ट एंड प्रोडक्ट क्या है एरोबिक का, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, वाटर बनेगा और साथ ही साथ एनर्जी, वी शुड मेंशन ओवर हियर, और एनर्जी बनेगा। ओके, एनर्जी तो ऑलरेडी, सो एंड प्रोडक्ट ऑफ दिस आर फॉर्म यहाँ पे इथाइल अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन द ईस्ट एंड लैक्टिक एसिड इन द ह्यूमन में सिर्फ लैक्टिक एसिड बनेगा एंड इन द ईस्ट विल सी इथाइल अल्कोहल एंड कार्बन। एनर्जी भी बनता है बट लेस, और हियर ऑल्सो आप अगर एनर्जी नहीं भी लिखते हो बट इट इज ऑलरेडी मेंशन्ड हियर, तो इट विल बी सफिशिएंट। यहाँ अगर नहीं भी लिखते हो तो एंड प्रोडक्ट जो है हमारा दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, यू कैन मेंशन एनर्जी ऑलरेडी, एटीपी जो है वो खुद ही एनर्जी है, सो नो नीड टू राइट इट अगेन ओवर हियर, जस्ट विल सी। सो ये था हमारा डिफरेंसेस एरोबिक और एनारोबिक का। अब आगे हम देखेंगे कि हाउ द एनर्जी इज रिलीज्ड और कैसे हमें एनर्जी मिलता है, एटीपी क्या है, ये सब के बारे में भी हमें देखना है। सो एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, कैसे बनता है एनर्जी रेस्पिरेशन में। सो एटीपी दैट इज एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, एटीपी का फुल फॉर्म क्या है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। सो हाउ डज द एनर्जी इज रिलीज्ड इन बाय दिस प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, कैसे रेस्पिरेशन एनर्जी देता है। सो फर्स्टली जितने भी लिविंग सेल है हमारे, हम सब के बॉडी सेल से बने हैं, मिलियंस ऑफ सेल है। सो लिविंग सेल्स कैप्चर, स्टोर, ट्रांसपोर्ट एनर्जी। लिविंग सेल अपने अंदर कैप्चर करके भी रखता है एनर्जी को, स्टोर करके भी रखता है एंड देन ट्रांसपोर्ट एनर्जी इन अ केमिकल फॉर्म, और वो फॉर्म क्या है, एटीपी का। एटीपी के फॉर्म में हमारे बॉडी के अंदर एक्स्ट्रा हो जाए तो एटीपी एनर्जी रहता भी है। एटीपी बन के ट्रांसपोर्ट करना है तब भी एटीपी के फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है। सो एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन इज इमीडिएटली स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एनर्जी बना एटीपी के फॉर्म में, वो कन्वर्ट हो गया एंड देन इट इज स्टोर्ड इनसाइड आवर बॉडी, हमारे बॉडी में है वो, लेकिन कैसे, एनर्जी कन्वर्ट होके एटीपी में अब चेंज हो गया है सो दैट इट कैन स्टे इन आवर बॉडी। अब देखना है कि व्हाट इज एटीपी। सो दिस एटीपी मॉलिक्यूल्स इज यूज्ड एज अ फ्यूल, तो ये हमारे बॉडी के लिए एक फ्यूल का काम करता है। जैसे कार, व्हीकल्स जो देखते हो विदाउट डीजल, पेट्रोल ये सब चलता नहीं है, वैसे ही हमारा बॉडी विदाउट एटीपी इट कैन नॉट रन, इट कैन नॉट वर्क। हमारे बॉडी का जो प्रोसेस है वो विदाउट एटीपी नहीं हो सकता है। ओके, सो एटीपी मॉलिक्यूल्स इज यूज्ड to fuel all the other activities in the cell. जितने भी activities है, digestion, circulation of the blood, excretion, reproduction, so every activities is want this ATP ताकि वो आगे का अपना काम करे। So ATP आप बोल सकते हो energy currency of the cell, ठीक है। क्या बोलते हैं, energy currency for the cellular process. This is also one important thing, energy currency बोलते हैं ATP को। ओके, सो एटीपी इज द सिंथेसाइज फ्रॉम एडीपी। कैसे बनता है ये एटीपी, कहां से बनता है, एडीपी। व्हाट इज एडीपी, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एडीपी। एडीपी का फुल फॉर्म क्या है, एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट। यहाँ पे डाइफॉस्फेट है और टीपी में ट्राइफॉस्फेट। एटीपी है तो ट्राइफॉस्फेट, डीपी है तो डाई, डाई मीन्स 2, ट्राई मीन्स 3, तो डाइफॉस्फेट मीन्स 2 फॉस्फेट मॉलिक्यूल्स आर ओवर देयर, ठीक है। एंड एडीपी और एटीपी में फर्क ये है कि एडीपी जो है वो लेस एनर्जी कंटेंट है, मतलब उसमें बहुत ज्यादा एनर्जी नहीं है, थोड़ा कम है एज कंपेयर टू एटीपी। इन दिस व्हाट हैपन, एडीपी कंबाइन करता है इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के साथ। दैट मीन्स हमारा एडीपी जो है वो कंबाइन करेगा इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, जिसे हम पीआई करके लिख सकते हैं, और एडीपी इज देयर। सो एडीपी कंबाइन विथ फॉस्फेट and then will produce ATP. क्या बनाएगा, ATP. You can see in this way, ADP when combined with PI. PI किसको बोला गया है, inorganic phosphate. Okay, and inorganic phosphate, और then finally what will happen, energy मिलेगा, it will convert into ADP. So in this way you will see ATP बनने का प्रोसेस जो है उसके लिए ADP को convert means it has to be combined with phosphate. डाइफॉस्फेट ऑलरेडी था एडीपी, और एक फॉस्फेट जुड़ गया, टीपी बन गया, तो ट्राइफॉस्फेट बन गया। सो इन दिस वे यू कैन सी एटीपी इज वेरी इंपॉर्टेंट, और एटीपी जो है वो हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स है, एडीपी लो एनर्जी है, ठीक है। एडीपी लो एनर्जी है और एटीपी
हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स है। एंड वेन एवर देर इज एन एनर्जी रिक्वायरमेंट, जब भी हमारे बॉडी को एनर्जी की जरूरत पड़े, ठीक है, इन दैट केस व्हाट हैपन, ये एटीपी ही ब्रेक करता है, ओके, एंड गिव राइज टू अ फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी। मतलब आप जो फूड खाते हो उससे ऑक्सीडेशन होके जो एनर्जी बनता है वो स्टोर्ड होता है हमारे बॉडी में, और व्हेन देयर इज अ नीड ऑफ एनर्जी तब अगेन दिस एटीपी इज ब्रोकन डाउन और फिर यू विल गेट एनर्जी। ओके, सो एटीपी क्या करता है, स्टोर रहता है एनर्जी जो हमारे बॉडी में स्टोर रखने के लिए उन्हें एटीपी में कन्वर्ट करना पड़ता है, एंड एनर्जी जब रिलीज करना हो तो एडीपी फॉस्फेट के साथ जुड़ के एंड देन एनर्जी विल बी प्रोड्यूस। सो द एनर्जी इक्विवेलेंट कितना है, ये एटीपी में जो एनर्जी होता है, हाउ मच, 30.5 किलो जूल पर मोल। एक मॉलिक्यूल्स में कितने एनर्जी बनते हैं, तो 30.5 किलो जूल मॉलिक्यूल इज रिलीज बाय द ब्रेकिंग डाउन ऑफ 1 एटीपी। दैट मीन्स एक एटीपी 1 ATP will produce how much, 30.5 किलो जूल का क्या बनाएगा, एनर्जी। ठीक है, इतना एनर्जी विल बी प्रोड्यूस्ड बाय 1 ATP। ओके, सो ATP प्रोवाइड्स एनर्जी फॉर ऑल द प्रोसेस, बायोसिंथेसिस मतलब कुछ बनने का प्रोसेस है, प्रोटीन सिंथेसिस, एक्टिव transport of the substance in our body, then muscles contraction, then nerves impulses का जो ट्रांसफर होता है, then genetic information का जो ट्रांसफर है, ये सारे चीज़ों के लिए एनर्जी चाहिए और वो हमें ATP देता है। ओके, एंड ऑल अदर एक्टिविटीज, एवरीथिंग गोज ऑन इन आवर बॉडी, और ये सब चीज डिपेंडेंट है ATP पे। ठीक है, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल भी बोल सकते हो आप। सो फाइनली we have came to the end of the topic today। जो हमारा respiration और types of respiration था वो आज over हो गया। Next day we will see how the breathing take place in the plants, how the animals breathe, और उसके बाद हम human respiration को भी continue करेंगे। Okay, so for today, thank you।